एक और धमाका, एक और मजम्मत। हर चंद माह बाद बलूचिस्तान से लाशें उठती हैं, हर बार मजम्मती बयानात आते हैं, हर बार तहकीकात का ऐलान होता है और फिर सब कुछ खामोश हो जाता है। मेरा ख्याल है कि मोहसिन नकवी साहब को हमें वो एक एसएचओ ढूंढ कर देना चाहिए जिसकी मार पूरा सूबा था। लगता यूं है कि पाकिस्तान धमाके और मजम्मत के लूप में फंस चुका है। बलूचिस्तान चवन फाटक के करीब शटल ट्रेन में होने वाला धमाका पाकिस्तान की तारीख में होने वाले खौफनाक तरीन धमाकों में से एक है। और आप इसकी इंटेंसिटी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं, जहां एक तरफ मजमूई तौर पर इस कार धमाके में 20 अफराद शहीद और 70 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। इनमें एक बड़ी तादाद पैदल चलने वाले अफराद, मुसाफिर, रागीर और धमाके की जगह के करीब घरों में रहने वाले मकीम शामिल थे, जिसमें अफसोसनाक तौर पर इस दिल दहला देने वाले वाकये में एक ही खानदान के 4 अफराद, वालिद, वालदा, बेटा और बेटी, अपनी जानों से हाथ धो बैठे, जिसके बाद पूरा मुल्क सोग में डूब गया। जिसकी दिल खराश तस्वीर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही हैं। जो कुर्बानी और ईद के इंतजार में थे, क्या मालूम था वो खुद इस सरजमीन पर कुर्बान हो जाएंगे। बलूचिस्तान के अंदर मजमूई तौर पर एक साल के कम अरसे में होने वाले खौफनाक तरीन दहशतगर्द हमलों में, जिनमें जाफर एक्सप्रेस हमला जो 2025 मार्च में हुआ, इसके बाद इसी नौयत का दूसरा बड़ा हमला हुआ, जबकि मजमूई तौर पर मुल्क भर में बड़े जानी नुकसानात वाले हमलों में एक साल में चौथा हमला है, जिसमें इस्लामाबाद का तरलई धमाका और इस्लामाबाद का कचहरी धमाका है। तो सवाल फिर वही है कि वो एक एसएचओ कहाँ है। या तो कह दें कि जज्बाती बयान था, या तो फिर कह दें कि पूरे पाकिस्तान में अभी तक वो वाला एक एसएचओ भर्ती ही नहीं हुआ। और इन सब वाकयात के बाद मुजम्मत एक रवायती बयान की तरह लगने लगा है। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी की मुजम्मत, शहबाज शरीफ की मुजम्मत, पाकिस्तान रेलवे की मुजम्मत, गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान की मुजम्मत, हत्ता के सरफराज भुगटी वज़ीर आला बलोचिस्तान तक की भी मुजम्मत। जब सबने मुजम्मत करनी है तो उस पर काबू किसने पाना है। ये तमाम पोजीशंस आईनी तौर पर अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और अमन की नुमाइंदगी के लिए होती हैं। इन ओहदों का काम मुजम्मत नहीं, सख्त इक़दामात हैं। अगर मुजम्मत ही करनी है तो मैं भी मुजम्मत कर देता हूँ। और इसी सूबे के वज़ीर आला बलूचिस्तान के मामले ख़ुसूसी बराए मीडिया और सियासी अमूर शाहिद रिंद ने कहा है कि अवामी मकामात को निशाना बनाना दहशत गर्दों की भोखलाहट का सबूत है। इसमें मुलविस अनासिर कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकते। सर, गुजारिश है कि उन्होंने जो करना था वो कर चुके। सवाल ये है कि आखिर कब तक। और जहाँ सियासी रवैया रवायती है, वहीं हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया इससे भी ज्यादा रवायती नजर आता है। काश के बलूचिस्तान के वाकये को भी वही कवरेज मिलती जो पिंकी ड्रग डीलर को मिली। अगर यही वाकया किसी बड़े सियासी ड्रामे, किसी टिकटॉक स्कैंडल या किसी ताकतवर शख्सियत के गिर्द घूम रहा होता तो शायद घंटों ट्रांसमिशन चलती। मगर बलूचिस्तान, यहाँ मरने वाले अक्सर सिर्फ खबर बनकर रह जाते हैं। चंद ब्रेकिंग न्यूज, चंद टिकर्स और फिर खामोशी। और ये बात समझ से बाला है कि जब हर खबर सोशल मीडिया के जरिए एक कम उम्र बच्चे से लेकर एक उधेड़ उम्र के बुजुर्ग तक के पाकिस्तानी को पहुंच जाती है, तो मेन स्ट्रीम मीडिया की खबर ना चलाने से कौन सा फर्क पड़ेगा। इससे सिर्फ एहसास लाताल्लुकी का पैगाम जाएगा और बस। हमारा बाहैसियत कौम हक है कि हम हर उस पाकिस्तानी की जो इस सरजमीन के लिए अमन की ख्वाहिश में शहीद हुआ, हम उसकी दिलजोई करें। हम ईरान अमेरिका में मुआहदे के लिए बेहतरीन सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन एक अमन मुआहदा पाकिस्तान में भी दरकार है। पाकिस्तानी अवाम और अमन के बीच में मुआहदा, खास तौर पर बलूचिस्तान, केपी और फिर सिंध और पंजाब, जहां हमें मजीद लाशें ना उठानी पड़े। और अब बात करते हैं कमर जमान कायरा के 18 साल के वोटर का हक के वोट छिन जाने के बयान के ऊपर। अगर आपका ताल्लुक जनजी से है तो ये वीडियो खास तौर पर आपके लिए है। कमर जमान कायरा साहब का ये बयान। आपको घर के मामलात में, रिश्तेदारी के मामलात में, कारोबार के मामलात में अगर वालिद वालदा या बहन भाई को बड़े बैठ के बात कर रहे हो, तो वो जूनियर्स को, ये 16 17 18 साल वालों को उन्हें कहते हैं आप जरा बाहर रहो। इसलिए नहीं, क्योंकि इसलिए कभी वो मैच्योर नहीं है। जिसमें उन्होंने ये कहा है कि 18 साल की उम्र वोट देने के लिए एक मैच्योर उम्र नहीं। आए इनके इस बयान की स्क्रूटनी करते हैं, क्योंकि सवाल सिर्फ उम्र का नहीं बल्कि सवाल हक़ राय का है। जहां एक तरफ सियासत का नया चमकता सितारा इकरारुल हसन साहब अपना राज और लीडरशिप की कमान जन जी के हाथ में देना चाह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आईनी तरमीम के जरिए इसको छीने जाने का इम्कान है। ये तो सरासर ज्यादती है। आप इकरारुल हसन साहब से मुल्क की 30 से 40% वोटर और लीडरशिप छीन रहे हैं। इस तरह तो उन्हें खुद मजबूरन लीडर बनना पड़ेगा। कोई इकरार भाई को बताए कि आपके खिलाफ अंदरूनी साजिश हो रही है। जोक्स अपार्ट, ये तो अजराए तफन्नन एक बात थी। सवाल ये है कि अगर 18 साल का नौजवान इस मुल्क के कानून के मुताबिक बालिग है, टैक्स दे सकता है, नौकरी कर सकता है, फौज में शामिल हो सकता है, शादी कर सकता है, अदालत में बालिग शहरी माना जा सकता है, तो फिर वोट क्यों नहीं दे सकता। और इसमें सबसे हैरानिक बात यह कि कमर जमान कायरा साहब खुद स्टूडेंट यूनियन से निकलने वाले सियासी चश्मो चराग हैं। 1960 को पैदा हुए और 1970 में एक स्टूडेंट लीडर रहनुमा के तौर पर उजागर हुए। वो फौजी दौरे हुकूमत में आज़ादी इज़हार और जमहूरियत के एक बुलंद आवाज़ थे और यूनियन कौंसिल गुजरात के नाजिम भी मुंतखब हुए थे। और अगर वाकई मेच्योरिटी में आ रहा है तो फिर क्यों ना इलेक्शन कमीशन से एक मेच्योरिटी सर्टिफिकेट जारी कराया जाए। एक क्विज हो जिसमें सवाल हो कि आप किस पार्टी को वोट देंगे और ऑप्शन में सिर्फ 3 या 4 पार्टीज हों, और अगर आपने गलत खाने पर टिक लगाया तो माजरत के साथ आप मेच्योर नहीं है। यही बात लोगों को चुभ रही है, क्योंकि पाकिस्तान की आबादी में 18 से 25 साल के नौजवान करोड़ों में हैं।
اور یہی وہ طبقہ ہے جو ہر سال الیکشن میں سب سے زیادہ متاثر بھی ہوتا ہے اور سب سے زیادہ متحرک بھی۔ اسی ووٹ کے ذریعے ان نوجوانوں کے آئندہ کے 15 سے 20 سال کے مستقبل کے فیصلہ کن سال ہوتے ہیں، اور آنے والی حکومت کی پالیسی اور اقدامات ان کے لیے ملک میں اپرچونٹی آف ورک، بزنس اور فائنینشیل ہارمنی کا فیصلہ کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا اور سیاسی شعور نے نوجوان نسل کو پہلے سے کہیں زیادہ سیاسی طور پر اویئر بنا دیا ہے۔ اس لیے جب ووٹ کی عمر بڑھانے کی بات ہوتی ہے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ اصل مسئلہ میچورٹی نہیں، ووٹ بینک ہے۔ اور یہاں سب سے دلچسپ سوال پیپلز پارٹی سے ہی بنتا ہے۔ جب بے نظیر بھٹو شہید ہوئیں تو بہلول بھٹو زرداری کی عمر صرف 19 سال تھی۔ 19 سال کی عمر میں انہیں پاکستان پیپل پارٹی کا چیئرمین بنا دیا گیا۔ تو کیا اس وقت پارٹی میں قد آور لوگ موجود نہیں تھے؟ یا میچور لوگ موجود نہیں تھے؟ کیا اعتزاز احسن موجود نہیں تھے؟ کیا مختوم امین فہیم موجود نہیں تھے؟ کیا رضا ربانی جیسے سینئر سیاستدان موجود نہیں تھے؟ وہ لوگ جنہوں نے سیاست میں دہائیاں گزاری، جیلیں کاٹی، بال سفید کیے۔ اگر 19 سال کا نوجوان ایک قومی جماعت کا چیئرمین بن سکتا ہے تو 18 سال کا نوجوان ووٹ کیوں نہیں ڈال سکتا؟ اور پھر تاریخ بھی تو یہی سوال پوچھتی ہے۔ اسلام میں بلوغت کے بعد نکاح کی اجازت ہے، اور شادی صرف ایک رسم نہیں، ایک ذمہ داری، ایک خاندان، ایک پورا سماجی معاہدہ ہے۔ اگر ایک نوجوان کو اتنی بڑی ذمہ داری کے قابل سمجھا جاتا ہے تو کیا صرف بیلٹ باکس تک جانا اس سے بڑی ذمہ داری ہے؟ اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں۔ غزوہ بدر میں ابو جہل کو قتل کرنے والے 2 نوجوان تھے۔ حضرت علی علیہ السلام نے تقریباً 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ محمد بن قاسم نے 9 عمری میں سندھ فتح کیا اور 18 سے 17 سال کی عمر میں فوجی قیادت سنبھالی۔ اور اگر آج کی بات کریں تو پاکستان آرمی جسے ملک کا سب سے زیادہ ڈسپلنڈ ادارہ کہا جاتا ہے، وہاں سپاہی بھرتی ہونے کی کم از کم عمر تقریباً 17 سال ہے۔ یعنی بندوق اٹھانے کے لیے نوجوان میچور ہے لیکن بیلٹ اٹھانے کے لیے میچور نہیں۔ یہاں ایک اور آئرنی بھی دیکھیں کہ پیپلز پارٹی خود اسٹوڈنٹ سیاست سے ابھرنے والی جماعت رہی ہے۔ پی ایس ایف، پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے نکلنے والے بے شمار لوگ اسمبلیوں، وزارتوں اور اقتدار تک پہنچے، اور قمر زبان قاہرہ خود بھی اس کی ایک مثال ہے۔ 80 اور 90 کی دہائی میں کالج یونینز اور طلبہ سیاست میں شامل نوجوان اکثر 18 سے 22 سال کے ہوتے تھے۔ یعنی سیاست سیکھنے، جلسے کرنے، نعرے لگانے، جیل جانے اور قیادت کرنے کے لیے نوجوان ٹھیک تھے، مگر ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں۔ اصل مسئلہ شاید عمر نہیں، اصل مسئلہ نوجوان ووٹر ہے۔ وہ نوجوان جو سوال پوچھتا ہے، جو نیریٹو چیلنج کرتا ہے، جو سوشل میڈیا پر خاموش نہیں رہتا۔ اس لیے جب ووٹ کی عمر 18 سے بڑھانے کی بات ہوتی ہے تو لوگوں کو یہ خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ کہیں یہ الیکٹورل انجینئرنگ کی نئی شکل تو نہیں، کہیں یہ ووٹ کاؤنٹ مینیج کرنے کی کوئی کوشش تو نہیں۔ جہاں میں ایک طرف نیپال، بنگلہ دیش اور سری لنکا جیسے ممالک جہاں جین زی نے سسٹم میں انقلاب لانے کی کوشش کی بلکہ لایا، ایسے ممالک ہیں اور اس طرح کی مثال دیکھتے ہیں، وہیں دوسری طرف پاکستان میں جین زی اور ٹین ایجرز کے میچورٹی کے حوالے سے بات ہوتی ہے۔ بڑی عجیب سی بات ہے، کیونکہ جمہوریت میں ووٹ صرف ایک پرچی نہیں ہوتا، وہ آواز ہوتی ہے، اور جب آپ نوجوان کی آواز چھیننے لگیں تو پھر مسئلہ اس کی میچورٹی کا نہیں، جمہوریت کی میچورٹی کا بن جاتا ہے۔